न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर एक ऐसी बीमारी है जो यकीनन कहा जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर समय से पहले सही से जांच हो जाए और जांच का दायरा बड़ा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी के सिलसिले में जब हम लखनऊ और दिल्ली के बीच बरेली की बात करते हैं तो बरेली में डॉक्टर चीना गर्ग जी ज़बरदस्त तरह से काम कर रही हैं। उन्होंने अपना MBBS हरियाणा से कंप्लीट किया और अपना MD जो है पैथोलॉजी में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, यानी गंगा जमुनी तहजीब। उसके बाद क्योंकि बरेली डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल जो कि यहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन हैं, उनकी वाइफ हैं, साथ ही अशोक किरण की बहू भी हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक ज़बरदस्त तरह से सालों से बरेली की खिदमत कर रही हैं। अहम बात यह है कि डॉक्टर चीना गर्ग जी ने अभी पिछले दिनों टाटा मेमोरियल मुंबई से जाके जो है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर और पूरी हिंदुस्तान के तमाम जो कैंसर के और जो तमाम जाँचें हैं वो की जाती हैं। उसके सिलसिले में भी बहुत सारे उनके एक्सपीरियंस है, साथ ही किस तरह से जांच होती है, क्योंकि कैंसर तब लाइलाज हो जाता है जब देरी हो जाती है, और अगर सही से जांच हो जाए, समय से हो जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ उन्हीं तमाम सवालों को लेकर डॉक्टर चीना गर्ग जी हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैंने इंट्रोडक्शन तो आपका देने की कोशिश की, अगर और भी कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है लोग जान सकें किस तरह की जांच है। अगर कुछ और इजाफा करना चाहें तो। मैंने अभी रिसेंटली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ट्रेनिंग लिया है इन ऑन्कोपैथोलॉजी। इट वाज अ फेलोशिप एंड इट वाज अ रियली, मुझे कहना चाहिए, माय लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बिकॉज many things which at the periphery in small setups we think of doing कि हाँ हम ये करना चाहते हैं या हम ये किस तरीके से करें, कई बार हम सोचते हैं, तो वहाँ जाके वो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब वहाँ के डॉक्टर्स का, टीचर्स का, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपैथोलॉजिस्ट हैं, हर फील्ड में उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल दुगना हो गया वहाँ से आने के बाद। अब जो भी मुश्किल डायग्नोसिस भी हैं तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको बहुत समझ के और आराम से बना सकूँ, तो उसमें मेरी बेटर एक अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर डायग्नोस्टिक एफिकेट हुई है। एंड जी, अब हम थोड़ा सा विषय पर आते हैं। आपने बड़ी अच्छी सदी हुई ज़ुबान में उर्दू के साथ भी बात कही, बहुत अच्छा लगा, हमारी संस्कृति भी है। हम जांच से शुरुआत करते हैं। पहली जो अगर कैंसर की अगर किसी में लक्षण नज़र आते हैं तो पहली जांच क्या होती है, जिसको लेकर हम फिर आगे के स्टेप उठाएं। पहला अगर संदेश देना चाहें जांच को लेकर, वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले कैंसर के लक्षण कई सारे हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि किस लोकेशन का कैंसर है। अगर मुंह का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, चमड़ी का कैंसर है, GIT का कैंसर है, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कैंसर है या पेट की थैली का कैंसर है। कई तरीके के कैंसर होते हैं, हड्डी का कैंसर है या मांसपेशियों का कैंसर है। तो उस तरीके से पेशेंट की प्रेजेंटेशन रहती है। तो अधिकतर कैंसर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डायग्नोसिस, कि पता चले कि कैंसर है और है तो किस तरीके का कैंसर है। तो उसको हम लोग, उसके लिए हम पैथोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैथोलॉजी में डिफरेंट स्टेप्स हैं डायग्नोसिस के। कुछ टेस्ट जो हैं हमारे FNAC उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो कई बारी जो शरीर में अंदर की तरफ जो भाग होते हैं वहाँ पे बायोप्सी लेना पॉसिबल नहीं होती है, या अगर बहुत ही जल्दी हमें रिपोर्ट चाहिए या हम छोटी सी कोई स्वेलिंग है, गांठ है और डॉक्टर चाहता है कि जल्दी रिपोर्ट आता है, तो वो साइटोलॉजी की जांच कराता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है FNAC और उससे ये पता चल जाता है मोटा मोटा कि ये कैंसर की तरफ है, ये स्वेलिंग या फिर नहीं है। और अगर कैंसर नहीं है तो क्या है, तो वो बिनाइन कोई कंडीशन है तो वो भी हम लोग बता सकते हैं FNAC में। तो 80 to 90% केसेस में FNAC से ही आगे डायग्नोसिस बन जाता है। कई बार ये होता है कि FNAC से बेहतर बायोप्सी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा ट्यूमर है तो वहाँ पे एक सुई से इतने बड़े ट्यूमर में कई बार पूरी सही सेल्स नहीं आ पाते हैं,
तो उन केसेस में बेटर रहता है कि बायोप्सी होता है, या मल्टीपल जगह से हम लोग साइटोलॉजी में। तो सेकेंड स्टेप होता है बायोप्सी। अगर साइटोलॉजी से डायग्नोसिस क्लियर कट नहीं बन पाया, अगर क्लियर कट बन जाता है तो फिर आगे ट्रीटमेंट डॉक्टर कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट, अदरवाइज वी डू गो फॉर बायोप्सी। बायोप्सी नीडल बायोप्सी हो सकती है, पंच बायोप्सी हो सकती है। नीडल बायोप्सी में एक मोटी सुई डाल के टुकड़े निकाल दिया जाता है, एंड पंच बायोप्सी में इट इज़ लाइक फोर्सेप जो एक टुकड़ा बाइट कर लेती है आपके टिश्यू में से। तो मुँह है या बच्चेदानी का मुँह का कैंसर है, जो इजीली एक्सेसिबल साइट्स हैं जहाँ पे हाथ डाल के और पंच ले सकते हैं, वहाँ पे पंच बायोप्सी होती है। और जो शरीर के अंदर की साइट्स हैं वहाँ पे नीडल बायोप्सी होती है। तो प्रिडोमिनेंटली ये दो टेस्ट हैं, और कहीं पे ये होता है कि गांठ छोटी है और हमें पता है कि सुई से हो सकता है ज़्यादा हमें समझ में ना आए, तो पूरी गांठ ही निकाल दी जाती है, उसको कहते हैं एक्सेशनल बायोप्सी। उसके बाद उसकी फिर हिस्टोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी के टेस्ट होते हैं, एंड देन वी टेल द डायग्नोसिस, और उसके आगे फिर फर्दर इवैल्यूएशन, फर्दर डायग्नोसिस, उससे करेक्ट डायग्नोसिस पता चल जाता है और उसके आगे फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उसका। और मैम आपने शुरुआत करी FNAC, मैं चाहता हूँ उसको क्या पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से की जाती है, क्योंकि लोगों में डर का एक माहौल रहता है। मैं चाहता हूँ आसान शब्दों में अगर हम कहें, क्योंकि लोगों का दिलों का डर भी हमें दूर करना है, किस तरह से करी जाती FNAC की मेरे बारे में बताना। सो मोस्ट कॉमनली आजकल जो FNAC होती है, या तो गले में कोई गांठ होती है, या फिर थायराइड की अगर इन्लार्जमेंट है, या फिर ब्रेस्ट लंप होते हैं। सो मेनली दीज 3 आर द कॉमन, या फिर कोई शरीर में और कहीं गांठ है। तो यही 4-5 मोस्ट कॉमन पेशेंट्स होते हैं जो हमें OPD में मिलते हैं। इट इज़ एन OPD बेस्ड प्रोसीजर। पेशेंट आया, मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं, जैसे आप कोई सुई किसी को चुबाते हैं बस वैसे ही एक सुई डाली जाती है, उसमें से उसको एस्पिरेशन किया जाता है, एक सिरिंज होती है 10 ml की, उसके आगे नीडल होती है। अगर पतली नीडल भी लगा सकते हैं, मोटी नीडल। अगर हमें लगता है कि टिश्यू काफ़ी ठोस है तो हम मोटी नीडल लगा देते हैं, और अगर टिश्यू में फ्लूइड ज़्यादा है तो हम पतली नीडल से निकालते हैं। तो वो हार्डली टेक्स 1 or 2 मिनट्स, नीडल डाली, एस्पिरेशन किया एंड उसको बाहर निकाल देते हैं। उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई किसी को कोई घबराहट नहीं होती है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, और मुश्किल से एक जैसे सुई चुभती है, बस वैसे ही प्रोसीजर है जी। दूसरी बात मैम, एक गांव में आम धारणा है कि जब बायोप्सी की जाती है तो एक वो हिस्सा काट लेते हैं और वो फैल जाता है, ये बड़ी गलत फहमी है। किस तरह से दूर करना चाहेंगे बायोप्सी का जो पूरा तरीका है, उस पर भी मैं चाहता हूँ एक रोशनी हो। क्योंकि बायोप्सी जैसे मैंने बताया, नीडल बायोप्सी हो सकती है, पंच बायोप्सी हो सकती है, या एक्सेशनल बायोप्सी हो सकती है। तो अगर एक्सेशनल बायोप्सी है तो उसमें तो चीरा लगा के एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, चीरा लगा के, और वो टुकड़ा निकाला जाता है। वो भी मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का बायोप्सी का प्रोसीजर होता है, और आप जिस दिन डॉक्टर के पास गए उसने चीरा लगाया और निकाल दिया। जो सबसे इजी तरीका है वो है नीडल बायोप्सी। उसमें वो भी OPD प्रोसीजर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बिना सुन करने की ज़रूरत नहीं, जैसे FNAC होता है वैसे ही एक थोड़ी मोटी सुई होती है, और उसमें एक बायोप्सी गन होती है, तो उसको टिश्यू के अंदर डालते हैं और गन फायर करते हैं, और वो टुकड़ा एकदम से उस नीडल के अंदर फंस जाता है और बस उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये नीडल बायोप्सी होती है। अगर आपके पेट के अंदर कोई गांठ है तो नीडल बायोप्सी गाइडेड होती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, या CT गाइडेड होती है। उसमें डायरेक्टली सुई नहीं घुसाई जाती है, क्योंकि हमें आसपास के स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं, कोई ब्लड वेसल है या कोई इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, कोई और स्ट्रक्चर में ना चली जाए, जहाँ गांठें वहीं जाए, तो वो USG और CT गाइडेड बायोप्सी होती है। उसके लिए आपको रेडियोलॉजिस्ट की मदद चाहिए। एंड पंच बायोप्सी होती है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए अपना मुंह दिखाने, या कोई और आपको लग रहा है कि कोई जख्म है, घाव है, चमड़ी पे कोई घाव है, तो वो बस एक पंच बायोप्सी फोर्सेप होती है। वो भी तुरंत एक बाइट, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ के उसको काट लेते हैं, बस एक उसमें काटने की एक छोटी सी एक शार्प ब्लेड होती है, तो उसको बस दे जस्ट टेक अ बाइट ऑफ इट एंड उसको फिर प्रोसेसिंग हार्डली टेक्स 2 to 5 मिनट्स। तो 10 मुश्किल से 2 से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, और इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो आगे का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ये बहुत ज़रूरी जांच है। जी, मैं मैम थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लंग के कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसके जांच की और ख़ासतौर से बायोप्सी की अगर बात करें तो उसका प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि वो अंदर है, लंग्स में है कैंसर अगर है,
क्योंकि हिंदुस्तान में हर दूसरे तीसरे शख्स को अगर कैंसर है तो यही एक आंकड़ा निकल कर आता है। क्या कहना चाहते हैं? लंग की बायोप्सी दो तरीके से होती है, एक होती है परक्यूटेनियस एंड द अदर इज ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड। सो ब्रोंकोस्कोपी का मतलब है कि दूरबीन के थ्रू एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब आपके शरीर के अंदर एक उसमें कैमरा लगा होता है और एक ट्यूब होती है फाइबर ऑप्टिक, वो आपके अंदर डाली जाती है, सांस की नली में जाती है और वो ब्रोंकस, हमारा जो ट्रेकिया होता है, इट इज कंटिन्यूस विद द ब्रोंकस ऑफ द लंग्स, सो इट गोज इनसाइड। और अगर कोई गांठ हमको सीटी स्कैन पे पता चली है कि ब्रोंकस के पास है, मतलब जो नली आ रही है नली के पास है, तो उन केसेस में ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी की जाती है, क्योंकि वो नली के अंदर अगर दिख रही है हमें गांठ, तो हम ब्रोंकोस्कोपी से जाके और उसके टुकड़ा ले सकते हैं। उसके आगे छोटी सी एक फोर्सेप होती है बायोप्सी फोर्सेप, तो उसको हम जाते हैं और ऊपर से मैन्यूवर करके खोलते हैं, तो ऊपर वहाँ पे वो बाइट ले लेती है और उसको ले आते हैं। और एक होती है परक्यूटेनियस बायोप्सी, वो जैसे मैंने बताया कि सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ऑप्शन होती है कि बाहर से आपने प्रोब रखा या सीटी स्कैन की मशीन में पेशेंट को एक बाहर से छाती के, अगर छाती की तरफ है गांठ लंग में, अगर ब्रोंकस की तरफ है तो ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड होती है, और अगर बाहर चेस्ट वॉल की तरफ है तो सीटी गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस, मतलब स्किन के थ्रू बाहर से नीडल डाल के ली जाती है। मैम, अभी आप करीब 2 महीने मुंबई में रह के आएंगे, टाटा में आपने बड़ा और चीज़ें बहुत सारी सीखी होंगी, किस तरह के एक्सपीरियंस रहे? अगर हमारे ज़रिए से थोड़ा सा जनता तक आपका वो एक्सपीरियंस पहुँचे तो न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हो। मेरा मेन फोकस वहाँ पे ऑन्कोपैथोलॉजी का ही था, उसमें साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में सारी डिफरेंट ऑर्गन्स की हिस्टोपैथोलॉजी, कैंसर रिलेटेड पैथोलॉजी था, एंड देन इट वाज ऑन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ब्रांच है, विच इज़ वन ऑफ द मेन बेस ऑफ कैंसर डायग्नोसिस, एंड इवन बियॉन्ड हिस्टोपैथोलॉजी आजकल हम मानते हैं कि जो टिश्यू डायग्नोसिस है, बायोप्सी, वो लास्ट है, उसके आगे हमें कुछ जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर मतलब पैकेजेस उनके ऐसे हैं कि वो बायोप्सी के साथ ही उनको 2 या 3 IHC मार्कर कराने ही पड़ते हैं हर मरीज़ में, उसके बिना फाइनल डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो ऐसे ही हम लोग भी आजकल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे कैंसर के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में और शहर में भी, तो बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे कैंसर्स इस तरीके के होते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि इट इज़ कैंसर या इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, बट व्हाट टाइप इट इज़ वो हम नहीं बता पाते हैं। तो वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का दायरा बढ़ाने से ही पॉसिबल होगा। और हम लोग यहाँ पे 55 मार्कर्स, वहाँ से लौट के मैंने अनदर 20-25 मार्कर्स हैव स्टार्टेड हियर, तो वी आर डूइंग नाउ 55 मोर देन 55 मार्कर्स, IHC मार्कर्स। उससे हम लोग को ये हेल्प मिलती है कि कोई अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स हैं या कोई भी एक गांठ है कहीं शरीर में, उसके अंदर सेल्स नहीं, हमको हिस्टोपैथोलॉजी, हमको पता है कि ये कैंसर है, बट किस टाइप का कैंसर है वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से ही पता चलता है। और वो दवाइयाँ थोड़ी महंगी आती हैं, जांच थोड़ी महंगी होती है, इसलिए हर कोई पेशेंट नहीं कई बार करा पाता, तो हम कोशिश करते हैं कि उनका थोड़ा डिस्काउंट करते, लेकिन और चैरिटेबल है हमारा इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आराम से जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे टेस्ट हो रहे हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे वहाँ पे मिली, और मैं उनको डेफिनेटली दिल से थैंक करती हूँ, ऑल द टीचर्स है, ऑल द डॉक्टर्स है, एंड बहुत सिखाया उन लोगों ने। इतना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता है ना, इवन एज ए डॉक्टर हम लोग नहीं सीख पाते हैं जब तक कि हम किसी और बड़े सेंटर में ना जाएं। एंड मेरा ये एक अपील है जो भी डॉक्टर्स यहाँ देख रहे होंगे कि प्लीज़ गो आउट एंड गेट ट्रेन्ड, और ट्रेनिंग लीजिए और सीखिए। मतलब दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए कि जितना हम सीख चुके हैं वो इनफ नहीं है, उससे और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम और सीखें। तो ये चीज़ मुझे वहाँ जाके पता चली, एंड अभी भी बहुत कुछ था सीखना बाकी, बट ये था कि वापस आना था। तो एंड इट वाज अ रियली ट्रेमेंडस एंड ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैम, बहुत अच्छे तरह से आपने तमाम अपने एक्सपीरियंस बताया। हमने अभी एक वक्त देखा कोरोना का रहा, वैक्सीनेशन होगा, उसको लेकर भी अभी भी लोग में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है,
थोड़ा सा गलत फहमी है। मैं चाहता हूँ एक पैगाम, एक मैसेज आप ज़रूर दें ताकि लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा हो वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन एक्चुअली सब आजकल पूरी कंट्री में मुहिम है और सब लोग करा रहे हैं और आगे बढ़ बढ़ के करा रहे हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग तो एज डॉक्टर्स हम लोगों को तो नेसेसिटी है कि हाँ हमें कराना ही है क्योंकि उनका लेवल ऑफ एक्सपोजर ज़्यादा है आम जनता से। बट आम जनता के लिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि आप कुछ नहीं तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ ही बनेंगी। चाहे लोग कहते हैं कि वो उतनी नहीं है, हमारी एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं बनी, हमारी एंटीबॉडी कम बनी है, हमें रेजिस्टेंस नहीं आया, बट एटलीस्ट कुछ तो आपको मिलेगा रेजिस्टेंस। सो इट इज़ लाइक कि आप मतलब ज़रूर कराएं वैक्सीनेशन एंड इट विल डेफिनेटली नॉट डू एनी हार्म टू यू, इट विल बी ऑफ प्रोटेक्शन ओनली। और अगर नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट एक आप अपना एफर्ट तो कर सकते हैं कि आगे ना हो पड़ना। मैम, हमने एक इंटरव्यू में पिछले आपसे आपके शौक के बारे में पूछा था, तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि आपको पेंटिंग का शौक है। पेंटिंग के अलावा और भी कोई अगर शौक रखती हैं उसका भी आप जिक्र कर सकती हैं क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है। म्यूज़िक बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो इंसान की सुकून के लिए कई बार सुनता है। म्यूज़िक पेंटिंग मैं करती हूँ खाली टाइम में एंड और आजकल थोड़ा सा कभी कभी कुछ लिखने की भी आदत मैंने डाली है। अच्छा, थोड़ा शायरी भी इन जनरल, थोड़ा लाइफ अबाउट लाइफ एंड हाउ वी शुड थिंक। मेरा अपना ये सोच है कि हम जो सीख रहे हैं या हम हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो हम अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं। तो वो एक अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया है मैंने। हालांकि ये मैं ज़्यादा किसी को बताती नहीं, बट इट इज़ कि जो क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से जितना बात कर सकते हैं, जितना हम क्लोज हैं, हो सकता है आगे बच्चों के पास इतना टाइम होना हो, उनके पास होना हो, तो अगर हम अपनी लाइफ हिस्ट्री या हमारे एक्सपीरियंसेस और हमने कैसे डिसीजंस लिए, किन सर्कमस्टेंसेस में क्या सोचा, वो सब लिखेंगे तो बच्चों के लिए बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसी अच्छे तरह से लिखती रहें ताकि आने वाली जो जनरेशन है, नस्ल है, वो बहुत कुछ सीखते रहे। हम आपसे आगे भी भविष्य में, क्योंकि कैंसर की बहुत तरह की जांचें हैं, उस पर भी आपने बात की, लेकिन क्योंकि कैंसर बहुत तरह का है, अलग अलग तरह से किस तरह से जांच होती है, भविष्य में आपसे बात करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थी डॉक्टर चीना गर्ग जी, जिन्होंने एक नई अपना एक्सपीरियंस बताया जो उन्होंने टाटा में सीखा उसके बारे में बताया, और ये भी कहा कि लोगों को यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए ताकि और दुनिया को देख सकें, दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपना एक और शौक भी बताया कि उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस, जाहिर है कि अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक साझा करना, जिससे आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीख सकें, उसके बारे में बताया। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। वो इसी तरह से अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल के साथ मिलकर कैंसर जैसी ज़बरदस्त बीमारी को मात देती रहें, क्योंकि जांच ये करती हैं, इलाज वो करते हैं, तो फिर बचा क्या। जाहिर है बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।